नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम काल यानी आदिकाल को लेंगे और उसमें भी इसके नामकरण और परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे, साथ ही उसकी सीमा निर्धारण पर भी बात करेंगे। हमारा जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है वह विभिन्न प्रकार की भाषागत तथा विषय और शैलीगत प्रवृत्तियों से संपन्न रहा है। उसमें परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही दृष्टियों से विपुलता के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य एक सतत साहित्यिक परंपरा से सहज रूप में अलग हुई धारा है, जो परिनिष्ठित अपभ्रंश के महानद से क्षीण सी धारा के रूप में अपना अलग अस्तित्व लिए आगे बढ़ने लगी तथा जिसने संस्कृत, पालित, प्राकृत आदि के शब्द भंडार को अपने हृदय में समाहित कर लिया था। यह स्पष्ट है कि अनुकूल परिस्थितियां पाकर उसने अपने स्वतंत्र अस्तित्व का एवं स्वतंत्र पथ का निर्माण कर लिया था। हिंदी साहित्य की प्रारंभिक धारा में उस मूल अपभ्रंश का ही प्राधान्य था, जिससे वह अलग होकर नए मार्गों की ओर आगे बढ़ी थी। आदिकालीन साहित्य का नामकरण और परिस्थिति पे जाने से पूर्व हम उसके सीमा निर्धारण की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य के विकास के प्रथम चरण की काल सीमा का निर्धारण करने में भी विद्वान एकमत नहीं है। आदिकालीन हिंदी साहित्य अपने मूल अपभ्रंश साहित्य से कब अलग हुआ और कहाँ पर पहुंचकर वह अपना अस्तित्व प्रकट करने में समर्थ हो सका, यह अभी तक भी विचार विमर्श का विषय है। मिश्र बंधु चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ ईसा की 7वीं शताब्दी से मानते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि पुष्य नामक कवि, जो संवत 1770 विक्रम संवत में हुआ, उसका उस समय काव्य सृजन कर रहा था। इस काल का प्रथम विशिष्ट कवि वही है। महापंडित राहुल साक्रंत्यायन तथा राम कुमार वर्मा भी इस विचार से सहमत हैं। राहुल जी ने आदिकाल की पूर्वापर सीमा 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में स्वीकार की है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस काल को संवत 750 विक्रम से 1300 विक्रम संवत तक मानते हैं। आचार्य शुक्ल की मान्यता जनश्रुति के आधार पर राजा भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक बंदीजन के दोष इस काल के प्रारंभ होने की कही है, किंतु प्रामाणिक सामग्री उपलब्धि न होने के कारण उनका कथन है मुंज और भोज के समय में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1350 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। इतिहास लेखकों ने शुक्ल जी की मान्यता को सामान्य ग्रहण कर लिया है। यद्यपि डॉक्टर मोतीलाल मेहनारिया तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल की सीमाएं 1045 विक्रम और 1460 विक्रम संवत के मध्य में निश्चित करते हैं, फिर भी अधिकतर विद्वान आदिकाल को 11वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक मानते हैं। आदिकाल का नामकरण, विविध मत और निराकरण। आदिकाल की काल सीमा का निर्धारण भी विवाद एवं शोध का विषय रहा है। उसी प्रकार इस काल का एक निश्चित नाम प्रस्तुत करने में भी विद्वान सहमत नहीं हो पाए हैं। आदिकाल के साहित्य की अनेक समस्याओं में से एक समस्या नामकरण की भी है। सबसे पहले इस काल को मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के नाम से अभिहित किया, किंतु शुक्ल ने इस युग में सृजित साहित्य में वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रधानता देखते हुए इसे वीर गाथा काल नाम दिया। शुक्ल जी ने खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो आदि के आधार पर इस काल को वीर गाथा काल का नाम दिया था। इनमें से कुछ कृतियां अप्रामाणिक है, कुछ वीर रस से शून्य श्रृंगार काव्य है, कुछ का अस्तित्व ही नहीं है। अतः इस काल को वीर गाथा काल कहना उपयुक्त नहीं होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में
आचार्य शुक्ल की वीर गाथाओं वाली मान्यता से प्रभावित होकर ही इस काल का चारण काल की संज्ञा दी है, किंतु जिन रचनाओं के आधार पर इस काल की चारण काल कहा गया है उनमें से अधिकांश रचनाएं 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक रची गई हैं, जो इस काल की सीमा में नहीं आती। साथ ही उनमें से किसी भी रचना का रचनाकार चारण नहीं है, अतः यह नाम भ्रामक और असंगत प्रतीत होता है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत युग का नाम दिया। सिद्ध शब्द वज्र यानी सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं से संबंध है तथा सामंत शब्द हिंदी के वीर गाथात्मक काव्यों का सूचक है। राहुल जी का मत भी सर्व स्वीकार्य नहीं है। प्रथम तो उन्होंने अपभ्रंश और हिंदी को एक माना है, जो उचित नहीं है। ऐसा ही होता तो अपभ्रंश से उन्नत हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी आदि भी हिंदी की ही शाखाएं कहलाती। इसे अन्य प्रांतीय भाषाएं कैसे स्वीकार कर सकती है? दूसरी बात यह है कि यदि हिंदी और अपभ्रंश को एक कहा जा सकता है तो अपभ्रंश पाली और प्राकृत को कहने में क्या बाधा हो सकती है? फिर इस युग में सिद्धों से अधिक जैन कवियों का योगदान रहा है, अतः केवल सिद्ध सामंत युग संपूर्ण साहित्य का परिचय नहीं करा पाता है। ऐसी स्थिति में यह नाम भी भ्रामक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल की संज्ञा दी है, जिससे बोध होता है कि हिंदी साहित्य का उस समय नितांत शैशवावस्था में ही था। किंतु इस काल का उपलब्ध साहित्य इस बात को प्रमाणित करता है कि उसमें कहीं भी अपक्वता या शैथिल्य नहीं है, अपितु वह पूर्ण प्रौढ़ और विकसित साहित्य है, जिसमें परंपरागत समस्त साहित्यिक प्रवृत्तियों का सुंदर सन्निवेश है तथा साथ ही नवीन और मौलिक उद्भावनाएं भी है। ऐसी स्थिति में बीज वपन काल नाम समीचीन नहीं प्रतीत होता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस समस्या का सम्यक और व्यावहारिक हल सुझाया है। उन्होंने आदिकाल नाम को ही स्वीकार करने का आग्रह करते हुए लिखा है, वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। इस समस्त विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि आदिकाल का नाम अनुपयुक्त नहीं है, किंतु जब तक कोई अन्य विवादहीन नाम इस काल के लिए नहीं स्वीकार कर लिया जाता तब तक इस नाम को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। आदिकाल की परिस्थितियाँ। कोई भी साहित्य अपनी युगीन परिस्थितियों में ही पनपता फूलता और प्रेरणा का आदान प्रदान करता है। साहित्य में अपने युग की धड़कनें, आशाएं, आकांक्षाएं, मान्यताएं, स्थापनाएं, प्रेरणाएं, घटनाएं और आदर्शों का संघटक रहता है। साहित्य तभी सच्चे अर्थों में समाज का दर्पण तथा समाज का पथ प्रदर्शक कहलाने का अधिकारी हो सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल अपनी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिस्थितियों के कारण ही एक विशेष प्रकार का साहित्य सृजन करने में समर्थ हुआ है। 10वीं 11वीं शताब्दी का भारतीय इतिहास अशांति, युद्धों एवं धर्मांधता का ही इतिहास है। धर्म, राजनीति की विकृतियाँ समाज को भी विकृत कर रही थी। भारतीय समाज वर्ण तथा जातियों, छुआछूत, नीच ऊंच की बुराइयों से ग्रस्त था। हिंदू समाज की पाचन शक्ति प्राय नष्ट हो गई थी। इस्लामी धर्म प्रचारक बलात् एक बार किसी को मुसलमान बना लेते तो हिंदू समाज सदा के लिए उसे बाहर ही कर देता था। राजपूतों में वीरता और उच्चता का दंभ था जो समस्त समाज का क्षय कर रहा था। नारियां भी शौर्य प्रदर्शन में पुरुषों से पीछे नहीं थी। नारियों के विवाह स्वयंवरों के द्वारा आयोजित होते थे। बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। नारियों का अपहरण करना गौरव का विषय था। ऐसे समय में भीषण रक्तपात हो जाया करता था। राजपूत सामंत शौर्य, वीरता, दृढ़ व्रत, शरणागत वत्सलता के आदर्श थे। साथ ही
भोग विलास और श्रृंगार में भी डूबे रहते थे। पायल की झंकार और तलवारों की खड़खड़ाहट में वे समान रूप से रस लेते थे। सामान्य जन पतनोन्मुख तथा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल था। धार्मिक क्षेत्रों में भी स्वेच्छाचार और अराजकता थी। वैदिक और पौराणिक धर्म में विकार आ गए थे। जैन और बौद्ध धर्म, जिनका जन्म ही शुद्धता और श्रेष्ठता की स्थापना के लिए हुआ था, इस काल में अनेक बुराइयों से ग्रस्त हो गए थे। 7वीं 8वीं शती में शंकराचार्य के प्रहारों से बौद्ध धर्म क्षत विक्षत हो गया था। उसमें जंत्र मंत्र तंत्र का जाल बिछ गया था। सूरा और सुंदरी को उपभोग एवं गुप्त कर्म कांडों ने इस धर्म को सर्वसाधारण की नज़रों से गिरा दिया था। वैष्णव धर्म में भी शैव, शाक्त, पांचरात्र, कापालिक आदि संप्रदाय उभर गए थे, जिनमें से कई की साधना पद्धति निकृष्ट थी। समाज का निम्न वर्ग वामाचारियों के चंगुल में उलझकर मंत्र तंत्र की सिद्धि की ओर झुक रहा था। धर्म को पाखंड से बचाने के लिए ही शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क आदि आचार्यों ने अपने दार्शनिक मतों का प्रतिपादन किया था। विदेशी आक्रमणकारियों ने अपने धर्म इस्लामों को तलवारों के जोर पर प्रचारित करना प्रारंभ कर दिया था। उस समय राजनीतिक परिस्थितियां भी पूरी तरह अस्त व्यस्त और विक्षोभ उत्पन्न करने वाली थी। विदेशी आक्रमण की आंधियां निरंतर चल रही थी। हिंदू नरेशों में दंभ, अहंकार और आपसी फूट थी, जो देश को खोखला कर रही थी। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में केंद्रीय शक्ति का लोप हो गया था। दक्षिण में राष्ट्रकूट शासकों ने इस दायित्व को संभालने का प्रयास किया था। इस्लाम की सेनाएं पश्चिम एशिया को रोंदती हुई भारत के पश्चिमी द्वार पर दस्तक दे रही थी। भारत के राजाओं ने 9वीं शती तक इस्लामी आक्रांताओं को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया था, किंतु 10वीं 11वीं शती में मालवा, गुजरात,